हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस का कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो या एएसआई हो। किसी भी एग्जाम के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही हमारे लिए एक शानदार सी एक सूचना है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। आज हमने और आप दोनों ने मिलकर हमारा ये प्रशांत शर्मा क्लासेस का जो परिवार है वो 1K की पूरी कंप्लीट कर चुका है, जो कि मैं आप सभी को इस बात की बधाई देने के लिए यहाँ पे आज मैं बधाई दे देता हूँ इसकी, क्यों केवल और केवल आपकी सहायता से और आपके प्यार से ये उपलब्धि मुझे और आपको दोनों को मिलकर हासिल हुई है। तो मैं बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करता हूँ आपका प्रैक्टिस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम चलते पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो जो आज थोड़ा सा मैं मिस्टेक माफी चाहता हूं आपसे, आज एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि जो अपना क्वेश्चन नंबर है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो उसको प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। पहला ही क्वेश्चन, जैसा कि आपने कहा कि सर कल पहला क्वेश्चन आप मेंसुरेशन से स्टार्ट कीजिए, तो मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। चलिए देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई से तिगुनी है। मतलब उसकी जो आयताकार भूखंड है, अब आयताकार होता क्या है, एक रेक्टेंगल एरिया की बात कर रहा है वो। एक आयताकार भूखंड है, ये इस तरीके का है। इसकी जो लंबाई है ना, जो लेंथ है इसकी, वो आपकी चौड़ाई की ब्रेथ की तिगुनी है। मान लो ये अगर x है तो ये हो जाएगी 3x। अब आगे का भूखंड का जो क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल जो एरिया दे रखा है वो इतना दे रखा है। सिंपल सी बात है, भूखंड की परिमाप ज्ञात करें, फाइंड द पेरीमीटर फाइंड करा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप टेंशन न लें, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये रेक्टेंगल है, आयत की बात की गई है, तो आपको आयत के रेक्टेंगल के फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसका अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, परिमाप की, पेरीमीटर जो आपका हो जाए 2L प्लस बी हो जाएगा। अगर हम इसके डायगोनल डी की बात करेंगे, विकर्ण की बात करें, बेटा ये क्या होगा, परिमाप। और ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके जो एग्जाम आने वाला है, अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले भी बताता चलता हूँ। कंसेप्ट के साथ साथ डायगोनल जो होता है वो रूट में होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे विकर्ण क्या होता है सर, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो उसमें रखी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब ये कह रहा है इसका भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो मेंसुरेशन का सिंपल सा तरीका है कि 3x और 4x आपकी दे रखी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 768 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ x इंटू 3x बराबर हो जाएगा ये आपका 768। अब 3 से इसको कर देंगे 2, 3 2 या 6, ये आपका 6, 3 5 या 15, 3 6 या 18। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256, एक्स बराबर हो जाएगा 16। अब कुछ लोग कहेंगे एक्स बराबर से 16 क्यों आ गया, भैया इसे वर्गमूल ले लिया, देखो इसका वर्ग लग रहा है, इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, भूखंड का परिमाप पूछा है। अगर परिमाप क्या होता है 2L प्लस बी, तो आपकी ये हो जाएगी 16 और ये 3 गुना है तो ये हो जाएगी 48, क्योंकि 16 की वैल्यू पुट कर दी। अब 2L प्लस बी, ये क्या कर दिया सर, ये आपका पेरीमीटर होता है, परिमाप 2 और L है आपकी 16, 48 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 64। ऐड करेंगे तो 128 मीटर आपका जो कि आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन आपका सी है, जो कि आंसर है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं बिना किसी देरी के। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन है। देखो देखने में आपको अच्छा मतलब ऐसा लगेगा, और देखो आप मेहनत करते रहिए। जैसा कि मैं वादे के अनुसार मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, जो कि मैं आप करा रहा हूं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, केवल मेहनत करने वालों को, किसी ने अगर कहा है ना कि आपको अगर किस्मत के भरोसे रहोगे तो केवल उतना मिलेगा जितना मेहनत करने वाले विद्यार्थी, मेहनत करने वाले लोग छोड़ देंगे। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि आपको वर्दी चाहिए तो मेहनत करनी होगी। अब चलिए, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है, भाई 5% का डिस्काउंट दे रहा है, और यदि वो 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको 5% की अगर छूट मिल रही है, उसकी जगह 7% छूट दे देता दुकानदार, तो कितने रुपए कम कमाता, 15 रुपए।
कि सर इस क्वेश्चन को आप एक्स से मत करो, मैं भाई नहीं करूंगा एक्स से बिल्कुल ही दूर खेलूंगा, आप टेंशन ना लें आप। चलिए आप इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, 2% है। 2% की जो वैल्यू रहेगी वो 15 रहेगी। अगर मैं इसे काट दूंगा तो 1% की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आपकी 7.5 हो जाएगी। और मुझे 100% चाहिए सर। 100 क्यों? 100% इसलिए चाहिए कि प्रिंसिपल जो वो क्या नाम है आपका कॉस्ट प्राइस जो होती है या एमआरपी जो भी होता है अपने आप में 100% होता है। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 750 होगी। वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर ये आपका आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल इन दोनों का डिफरेंस जो था अगर समझा भी दूं, कोई 100 रुपए की चीज थी, अगर 5% डिस्काउंट देता 95 की मिलती। अगर 100 रुपए की चीज थी, अगर 7% डिस्काउंट देता तो वो 93 की मिलती। इन दोनों में अंतर कितने का? 2 का। 2 रेशियो का अंतर अगर आया तो 15 के बराबर आया। 1 का अंतर आया वो 7.5 का आया और 100 का अंतर आता वो 750 का आता। तो आशा करता हूं समझ चुके होंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला चौथा जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप देखिए जो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी से आपका क्वेश्चन, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको जैसा कि बताया यहाँ पर नंबर मिस्टेक हो गई है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। सिलेबस में जितने क्वेश्चन हमें कराने हैं वही हम कराएंगे, बढ़िया तरह से आपके लिए मेहनत करेंगे। आप बिल्कुल जी तोड़ मेहनत आप भी करते रहिए, हम भी करते रहिए। जब आप वर्दी पहन के आएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5 अंकों की एक संख्या है जो 5 ये है, इसे ले लें 2, 4, 7 और ये x और 8, ये नंबर है कोई भी 5 अंकों का। अगर हम इसे 44 से डिवाइड करते हैं, 44 से डिवाइड करते हैं तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 44 की डिविजिबिलिटी बता, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें तो 2 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन। सम संख्या होनी चाहिए लास्ट की, अंतिम संख्या सम होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक में 4 का डिवाइड जाना चाहिए। 8 की बात करूंगा तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अगर 16 की डिविजिबिलिटी की बात करूंगा तो लास्ट 4 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, सिंपल सी बात है कि मैं इसे तोड़ लूंगा कि 11 की डिविजिबिलिटी नहीं पता तो 4 की और 11 की डिविजिबिलिटी में। अब देखो मुझे ये पता है कि इस संख्या की जगह x क्या आएगा और ये पूछ रहा है प्रतिस्थापित किया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा तो 4 से भाग चला जाएगा। क्यों? कि लास्ट में क्या हो जाए 0 और 8, या 2 रख दूंगा तो चला जाएगा। तो मतलब 4 से डिविजिबिलिटी के तो बहुत सारे रूल हो सकते हैं, तो इसलिए आप 11 को उठाइए पहले। अब देखो मैं यहाँ पे बताता भी चलूंगा 4 को पहले लेना है 11 को पहले लेना है। आप 11 को पहले लीजिए। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है सर? 11 की होती है आपको सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0 या मल्टीपल ऑफ 11। अगर आप कहें तो 11 की जो विभाजकता होती है वो होती है विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। मतलब सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11। तो आशा करता हूं ये समझ में आई होगी। ये आपको याद होना बहुत कंपलसरी है। अब देखिए 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है आपको, तो यहां पर सिंपल सा तरीका है कि आप यहां पे पहला पद, तीसरा पद और पांचवा पद इन सबको ऐड कर लीजिए। 8 और 7 15 और 2 17। अब इधर करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 4 प्लस एक्स। अब पहली बात तो एक डिजिट रखनी है आपको। अगर मैं यहाँ पे कितना रखूं कि देखो मुझे सीधी सी बात है, ऑप्शन को उठा के तो कोई भी कर देगा, आपको डायरेक्ट सोचना है, दिमाग खर्च करना है। बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा शानदार एक ही बार में। देखिए मैं यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूं तो 4 और 1 5, 17 में से 5 गए तो कितने बचे? 12। 11 नहीं आ रहा, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूं तो ये 6 हो जाएगा। 17 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? कि ये बचेंगे सर 11। तो 11 आ गया। हाँ अब सही है, x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी, क्योंकि 2 रखते ही हमें पता है कि पीछे भी 28 हो जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो जैसे यहाँ पर 17 माइनस 6 बराबर 11। तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी जो रूल बताया वो या तो 0 है या 11 है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सीरीज का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है, इसको हम लोग क्या नाम है काउंट करके चलते हैं मैथ्स में, लेकिन वो रीजनिंग में होता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप बता सकते हो तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये कह रहा है सेलेक्ट द पेयर ऑफ नंबर विच फॉलोइंग द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ 32 दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पे 32 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, यहाँ 32 दे रखा है, 12 दे रखा है, यहाँ 32 दे रखा है, 48 दे रखा है। तो ये 32 दिया है, तो इस बात में रिलेशन क्या निकलता है? रिलेशन ये निकल के आता है सर कि यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 के बाद 4 दे रखा है, 4 के बाद 12 दे रखा है, 12 के बाद 48 दे रखा है, 48 के बाद कुछ और दे रखा है। तो बस इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। और आपको 32 को सेम रखना है। तो पहली बात 32 सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है, ये ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है कि ये तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 2 के बाद क्या कर रहा है, 2 दूनी 4। इसमें क्या किया कि इसने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, इधर मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसने 5 का। तो आगे मल्टीप्लाई जो करेगा 6 का मल्टीप्लाई करेगा। किसका करेगा? 6 का। अगर देखो 32 तो आएगा ही आएगा, 32 तो आएगा ही आएगा। जो और रहने वाला है वो 240 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे, 240 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे। 24 के 144 होते हैं, तो 1440 जो होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ आया होगा, आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बेटा देखो मेहनत करते रहिए, मैं आपको बता रहा हूं मैं एकदम शानदार प्रश्नों को संग्रह लाया हूं। और सिंपल सी बात यह है कि मेहनत जो करेगा केवल वर्दी उसको मिलेगी, ना मुझे मिलेगी ना तुझे मिलेगी। केवल जो मेहनत करेगा वर्दी उसको मिलेगी। अगर आप दिन को रात समझोगे, रात को दिन समझोगे, आप पसीने से नहाओगे, तभी मेहनत करोगे, तभी आपको वर्दी मिल पाएगी। ऐसे वर्दी नहीं मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। भाई एक धनराशि है, उसे 1 वर्ष के लिए 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआई पर उधार दे दिया जाता है। दे दो भाई दे दो, कोई बात नहीं, पैसा बहुत है हमारे पास। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, अगर हाफ ईयरली होता, अगर ये कहना, अगर हम लोग दिमाग लगा रहे भाई, अगर हाफ ईयरली अगर लगाते हम लोग तो क्या हो सकता था? हाफ ईयरली लगाते तो ब्याज भाई साहब 324 रुपए बढ़ जाता। ओ भाई यार धोखा हो गया, कोई बात नहीं, धोखा होने दो। अगर देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 18%, कोई दिक्कत नहीं। या ईयरली है, ईयरली के बाद आपकी एनुअल है, वार्षिक है, वार्षिक जिसे कहेंगे वार्षिक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी? मान लो 100 रुपए थे आपके पास, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल जो था वो प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपए था। कोई बात नहीं, आपके 1 साल के तो मान लो कितने रुपए बनेंगे 1 साल में? सर 18 रुपए मुझे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हाफ ईयरली होता क्या होता? अगर ये हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक होता तो क्या होता कि रेट तो आधी हो जाती, रेट हो जाती 9%। अब आप कहीं से आधी हो जाती। देखो हाफ ईयरली का रूल है, हाफ ईयरली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधी हो जाती, टाइम में वो दुगुना हो जाता है। अगर क्वार्टरली की बात करेंगे तो क्वार्टरली में भाई 4 का मतलब रेट में 4 का डिवाइड हो जाएगा, टाइम 4 गुना हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो टाइम कितना हो जाएगा सर? टाइम आपकी 1 वर्ष थी, यहाँ पे टाइम कितना था? 1 वर्ष, टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 100 रुपए था, तो पहली साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 9 रुपए। दूसरी साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 9 रुपए। अब भाई 9 रुपए का 9% और मिलेगा, सीआई भी तो मिलेगी सर। तो 9 का 9% कितना हो गया? कि 9 का 9% सर हो गया 0.81। भाई यही तो कहा है उसने कि भाई जो ब्याज मिल रहा था ना, उधार दिया जाता है, जो ब्याज मिल रहा था उससे ब्याज जो है 324 रुपए बढ़ जाती है। भाई कितनी वैसे कायदे में बढ़ कितनी रही? 1 साल में यहाँ 18 मिल रही थी, इधर कितनी मिल रही है? 18.81। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आया? 0.81% इक्वल टू होगी 324। पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, इससे से काटूंगा तो ये कटेगा। 1% की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 400 आएगी। और आपको प्रिंसिपल 100% था, तो 100% की वैल्यू 40,000 आएगी, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं ऐसे ही शानदार कंसेप्ट के साथ अगर जुड़े रहिए क्लास से, आपको बहुत ही शानदार प्रश्न कराने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 40,000, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पर देख चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला और शानदार क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको टफ लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या शानदार मजा आ रहा है क्या। दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से आपके साथ मेहनत करते रहिए। अब टाइम आ चुका है कि आपको दिन को रात और रात को दिन समझना है और मेहनत करते रहना है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। यदि एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में, अब ये कह रहा है 3 वर्षों में नहीं, तीसरे वर्ष में ओनली
चक्रवृद्धि ब्याज आपको 1240 मिली है, उसी राशि पर 9% वार्षिक दर पर चौथे वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। अगर दोस्तों आपको पता है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का, 3 वर्षों का नहीं कह रहा हूं मैं, तीसरे वर्ष का कह रहा हूं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का कोई अगर फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप भेजिए मेरे पर्सनल नंबर पे जो कि आपको लिंक में नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी डेट जैसे जैसे करीब आने लग जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन तेज चलने लग जाएगा, तो आपको किसी को भी परेशान नहीं होना है। मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप बिल्कुल ही सफल होंगे, निश्चित रूप से ही सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप तीसरे वर्ष का सीआई, देखो मुझे आप एक कंसेप्ट सिखाता हूं पहले, कि इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, कि भाई तीसरे साल का जो ब्याज है वो है आपका 1240 रुपए, 1240। चौथे वर्ष में जो निकालेंगे हम लोग, ये चौथे वर्ष का पूछ रहा है, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, फोर्थ ईयर का पूछ रहा है, थर्ड ईयर का दिया है, तो हम लोगों को 1240 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1240 का ये 9% ब्याज की दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 9%, भाई ये और मिल जाएगा। इसे अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो 1240 प्लस ये आएगा 101.6, इनको ऐड कर लेंगे तो 1351.6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सर आंसर आपका रहेगा सी। सर आप कहोगे ये क्या कर दिया आपने, सर हमारी समझ ही नहीं आया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई आपकी समझ इसलिए नहीं आया कि मैंने समझाना चाहे ही नहीं आपको, मैं समझाता हूं आप इसको समझिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये समझ लिए पहले, 100 रुपए प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी आपकी 10% और टाइम था आपका 2 ईयर। आप इधर देखिए 100 रुपए का 10% कितना होता है कि भाई 10 रुपए, और 10 रुपए का 10% कितना होता, मतलब पहली साल की ब्याज 10 रुपए और दूसरी साल की ब्याज भी 10 रुपए। अब कहेंगे ये क्या कर रहे हो सर, भैया ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है, ये आपकी एसआई है 2 ईयर की, एसआई फॉर 2 ईयर। अब ब्याज पर ब्याज जो देंगे वो इसका 10% निकालेंगे, 10% वो आपकी 1 रुपए रहेगी। अब ये बताओ पहले साल का क्या आया कि 10 रुपए, दूसरे साल का क्या आया कि सर 11 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, ये 1 रुपए कहां से आया, ब्याज पर ब्याज ही तो आया। तो जो ब्याज पर ब्याज आया वही कंडीशन ये है कि भाई देखो मेरी बात सुनो, पहली साल में जो है, पहली साल में 10 रुपए था तो दूसरी में 10 तो है ही है, लेकिन 10 का भी 10% है। इसी प्रकार मैंने क्या किया, तीसरी साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो चौथी में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकर ब्याज पर ब्याज और मिलेगा, इसीलिए ये आपको यहां से आंसर बनेगा। ऐसे प्रश्नों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे इस क्वेश्चन को देखकर कि सर ये मेंसुरेशन से दे रखा है, आधे से ज्यादा कहेंगे परसेंटेज से दे रखा है। भाई ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आपको नहीं स्किप करना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको। आइए बनाते हैं। चलो ये कह रहा है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है, भाई जब कोई तरल है मतलब जो कोई वाटर है, जब आपका ठोस अवस्था में जम जाता है मतलब पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है, पानी बर्फ खेलेंगे, आ जाइए, आयतन उसका 4% वृद्धि हो जाती है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए जब ठोस के वापस तरल में पिघलने पर बर्फ को दोबारा पिघलाया जाता है तो क्या होता है, उसका आयतन में कितने % कमी आएगी। तो सिंपल सी बात है, पहले कितना था, पहले 100 था मान लो, और भाई वो आयतन जमने के बाद हो गया मान लो बढ़ गया, बाद में 104 हो गया, तो ये बताओ कितना बढ़ा, भाई 4 बढ़ गया। अब ये क्या कह रहा है, अगर वापस से इसे हमें, भाई ये बाद में हुआ है, वापस से पिघलाना हो तो कितने % कमी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि 4% कमी होगी यहां से, भाई पहले 100 से 104 हो गया, अब भाई कमी कितनी करनी है हमें, 4 की करनी है। कहां से कमी, यहां से तो हो नहीं सकती, होगी तो कमी यहीं से ना, क्योंकि भाई यहां से कम होकर ये हो सकता है, 100 से कम होकर 104 कभी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, याद रख लीजिए। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको नीचे रख रहा है कि इसको नीचे रख रहा है। आपको मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी कि भाई कम कहां से हो सकता है, कम तो यहीं से गुंजाइश है, भाई कम होने की गुंजाइश यहीं से है। गुणा 100 करूंगा, ये आपका ये 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 26 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 13 बार। अब ये हो जाएगा 50, 50/13। अब इधर से इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13 3 39, 3 सही 11/13% घट जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। चलिए आशा करता हूं समझ आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आपका 9वां जो क्वेश्चन है इसका,
ये मेंसुरेशन से रखा गया, नहीं नहीं नहीं, ये आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है और ट्रेंड से, मैंने आपको पहले ही बता चुका। अब देखो मैं ही क्यों, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए तो भाई बहुत सारे चैनल, मैं ही इसलिए केवल कि मेरे यहाँ हर क्लास में एक नया क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ मिलेगा आपको। मेरी क्लास में, मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरी क्लास में नया क्वेश्चन उसी टॉपिक से नए कंसेप्ट के साथ मिलेगा। अगर मैंने 20 प्रैक्टिस सेट अगर आपको लगा दिए तो पूरे मैथमेटिक्स का रिवीजन करवा दूंगा उंगलियों पर। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं मेहनत करूंगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको जो वर्दी मिलेगी उसमें थोड़ा सा योगदान मैं अपना, मैं मानता हूं, एक लाइन मानूंगा कि हाँ आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, आप मेरे लिए वर्दी पहन लो, बस मेरे लिए वही मेरी फीस होगी। चलिए आइए, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर चल रही हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? तो देखो दो ट्रेन है, पहले मैं एक कंसेप्ट सिखा दूं आपको छोटा सा। ये कोई दो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है 105 मीटर की है, और एक दूसरी ट्रेन है ये आपकी 90 मीटर की है, ये T1 है, ये T2 है, और ये इधर चल रही है एक दूसरे के, बिना पटरी के चलाते हैं। चलो पटरी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड नाम की एक चिड़िया आपने सुनी होगी, सुनी है या नहीं सुनी? कोई बात नहीं, चिड़िया को देख के कुछ और याद आ रहा है, चलो कोई नहीं। आप यहां पर सुनो, रिलेटिव स्पीड कहते हैं सापेक्षिक चाल। अगर विपरीत होगी, अगर ट्रेन विपरीत होगी तो चाल जुड़ेगी। अगर समान दिशा में होंगी, सेम डायरेक्शन बेटा, सेम डायरेक्शन होगी तो चाल घटेगी। कहने का तात्पर्य है, अगर ये ट्रेन ऐसे चल रही होंगी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये स्पीड जुड़ेगी, अगर ये ट्रेन इस तरीके से चल रही होंगी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी, रिलेटिव स्पीड यहां से आएगी। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह, दोनों, अगर मैं आपको एक चीज बताई थी कि अगर ट्रेन किसी ट्रेन को पार करेगी, पुल को पार करेगी या किसी वस्तु को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बारे में चलेगी। ये एक ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 195, ये होगी आपकी डिस्टेंस, 195 डिस्टेंस हो जाएगी। और आपकी डिस्टेंस अपन क्या होती है, स्पीड, स्पीड जो हो जाएगी 45 प्लस 72, ये दोनों जुड़ गई और गुणा कर लेंगे इसे 5/18 से। अच्छा 5/18 से क्यों, लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए, किसमें जाने के लिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा ये, 5 से 15, 5 से 15 पनम 45, अगर इसे देखेंगे तो 39 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन ये हो जाएगा आपका 117। अगर इसे 13 से काटेंगे तो 13 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार, 13 से काटेंगे इसे 9 बार, 9 से कटेगा ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 3 6 सेकंड का टाइम लगेगा, जो कि आपका आंसर डी रहेगा। तो आशा करता हूं समझ में आएगा। देखो बोर्ड इसलिए भरा हुआ है, केवल मैंने आपको क्वेश्चन तो ये है आपका, केवल कंसेप्ट समझाएं, कंसेप्ट नहीं समझाऊं तो मेरी क्लास को देखेगा कौन, कंसेप्ट समझ में आया। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि प्राप्त करता है। देखो सिंपल सी बात है, 1200 रुपए में बेच दिया, 200 का लॉस हो गया भाई, यानी कि 1400 रुपए का रहा होगा पंखा। भाई सेलिंग प्राइस कितना था भाई, 1200 रुपए, भाई लॉस कितना हुआ, लॉस आपका 200 रुपए हुआ। तो भैया एसपी सीपी क्या रहा होगा, सीपी कायदे में 1400 रुपए का पंखा हुआ, 1400 रुपए में 200 हानि, मतलब 1400 रुपए कुछ लेके आया भाई, 1200 में बेच दिया, 200 का घाटा हो गया ना, ये कंडीशन है। अब कह रहा है उससे कितने में बेचेगा, 10% का लाभ हो। सिंपल सी बात है, पहले तो देखो आपको 10% निकालना है तो कितना हो, 140 ऐड कर दो इसमें, या फिर सिंपल सी बात है कि 10% लाभ पर बेचना है तो ये कर दीजिए भाई, 0 से 0 कट जाए, ये 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1540, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, तो समझ आया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुलिस में कई बार पूछा गया है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, मेरे साथ जुड़े रहना है। आपके अगर कंसेप्ट भी अगर अधूरे हैं तो मैं यहाँ कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपको। देखो ये कह रहा है 10 पुस्तकों का, देखो मैं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करूंगा, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य,
इसने कहा है ना सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स, इक्वल टू द 12 बुक्स का ये देखा कॉस्ट प्राइस सीपी। क्वेश्चन में केजीओ कहा गया 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों का का मतलब होता है बेटा गुणा, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है। अब ये दोनों दोस्त है। अगर देखो एसपी की वैल्यू कितनी 12, सीपी की वैल्यू कितनी है 10। अब सिंपल ऐसा क्यों किया भैया, जो आपने पढ़ा है 2a बराबर 3b, भाई ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 होती है, तो सिंपल सी बात है सीपी आपका हो जाएगा कितना, सीपी हो जाएगा 10 और एसपी हो जाएगा 12। भैया 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ कहां से। अब आप कहेंगे फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए, आपको परेशान नहीं होना है कहां से, सिंपल सी बात है लॉस और प्रॉफिट जो भी होता है ना वो आपके इस पर रहता है, अगर जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। तो ये आपका 20% आपका प्रॉफिट रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन आपका बनेगा और वो आपको कभी भी पहचान नहीं आएगा ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया है। तो मैंने हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन रखा है, आप मेरे साथ बने रहिए क्लास में और देखते रहिए शानदार प्रश्नों को शानदार तरीके से और शानदार कंसेप्ट के साथ। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, भाई 52 का तो टेबल ही नहीं आता, संख्या को भाग कैसे देंगे। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया है शेषफल क्या आएगा। देखो एक कंसेप्ट है सिंपल सा, मैं बताता हूँ। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है कि देखो अगर कोई संख्या n है, अगर उस संख्या को मैं उस संख्या को 52 से भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आएगा 44 आएगा। अगर उसी संख्या को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछ रहा है रिमाइंडर। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना, इस रिमाइंडर का डिवाइड इस संख्या में दे देना है, 44 का भाग दे देना है 13 से, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप कहेंगे आशा करता हूं समझ में आएगा। बेसिक कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो बेसिक कंसेप्ट बहुत टफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कर लीजिए, आप कोई संख्या 52 से डिवाइड करेंगे, संख्या मान लो कोई भी रही होगी n, रिमाइंडर कितना आया आपका 44, तो इन दोनों को जोड़कर जो बनेगी वो संख्या बन जाएगी और फिर जो भी आएगा 6, 5 और 4 9। अब इस संख्या में आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 7 91 होते हैं, रिमाइंडर बचेगा 5। देखो कंसेप्ट भी बताया, दोनों चीजें बताई, आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका घातांक करनी से, ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आ भी जाए तो मैं आपको प्रैक्टिस करा के चल रहा हूं, सिंपल सी बात है। अब आप ऐसे प्रैक्टिस न करें कुछ भी पढ़े ही जा रहे हैं, भाई नहीं पढ़ना, केवल आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपको नंबर इंक्रीज करने, और मैं आपके लिए एक जीएस में नंबर अगर आपके कम आ रहे हैं तो एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूं, ऐसा शानदार वीडियो केवल वो आपको बहुत सारे नंबर बढ़ा देगा। और मैं बताऊं जितना भी अगर नंबर चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, उन प्रैक्टिस सेटों में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, आपके अगले सेट में नंबर बढ़ जाएंगे। शानदार ट्रिक है, जादुई ट्रिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, लास्ट क्लास में, कि अगर इस संख्या को हमेशा ऐसा तोड़ते हैं कि भाई इसे तोड़ लो जिसका डिफरेंस कितना है, भाई डिफरेंस एक है। ऐसा क्यों सर, कि भाई मैंने बताया, मैं इसको बेसिक कंसेप्ट भी बता रहा हूं, इसका मैंने बता रखा है बच्चों को, फिर बताता हूं। अगर इस संख्या को ऐसा तोड़ो कि जिनका डिफरेंस कितना है, अंतर दोनों का एक आए। सर ये क्या बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं बना दिया, जो बन जाने दो। अगर देखो यहाँ प्लस दे रखा है सबने, तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी संख्या होती है। अगर यही क्वेश्चन संख्या मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन अगर माइनस दे रखा होता तो आंसर इसका 2, अगर प्लस दे रखा है तो 3 है, माइनस दे रखा है 2 है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहता हूं कि 30 माइनस √30 माइनस √30 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसको इन्फिनिट तक, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए अगले प्रश्न में एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको यहाँ पे, √5 इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी को काम करने की दर का अनुपात कितना है। ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में। काम करने की दर का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो समझ ही नहीं आया। काम करने की क्षमता की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो जो आपकी ए और बी की एफिशिएंसी है, ए और बी की एफिशिएंसी है जो, वो 2:3 है। अब वो पूछ रहा है उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात। ये है आपकी एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी क्षमता की बात कर रहा है। ये समय की रेशियो निकालेंगे, समय की अनुपात निकालेंगे। ये आपकी क्षमता की बात की है इसने, तो यहां टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो आशा करता हूं समझ में आया, वो बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन था। तो आशा करता हूं बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन था और समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ लेता हूं आपसे छोटा सा और, कि अगर ए बी सी इनकी क्षमता का अनुपात है 4:5:8, तो ये आपकी एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या रहेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए अगर आपको पता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 3:4। भाई दो संख्याएं आपकी ए मान लो, बी मान लो, 3 और 4, तो इसको 3x और 4x ले लेते हैं, रेशियो में दे रखा है, उनके वर्गों का योग दे रखा है। जो क्वेश्चन में कहा गया है केवल मैं उसी को करूंगा। देखो जो भी दे रखा है उनके वर्गों का योग दे रखा है आपका 3 और 4, तो वर्गों का योग, तो इस संख्या के वर्ग करेंगे 3 का हो जाएगा 9x² प्लस 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16x² बराबर आपका 400 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25x² बराबर 400 हो जाएगा। इसे इससे काटते हैं तो x² 16 हो जाएगा। अगर x 4 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर संख्याओं की बात करता हूं तो ये बेटा दोनों का योग 12x हो जाएगा। नहीं गलत है, 12x नहीं, 12x तो होगा आपका मल्टीप्लाई, तो दोनों को करें 3 और 4 7x हो जाएगा। 7 गुणा x की वैल्यू आई आपकी 4, 28 का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा, बहुत क्वेश्चन लगेगा सिंपल। देखो यदि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, यदि विक्रय मूल्य पर क्या होती है 10% की हानि होती है, लागत मूल्य पर हानि दर क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा सर सिंपल है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अगर पता है तो। क्योंकि देखो इसमें क्या कर रहा है, ये लॉस हो रहा है 10%, वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, ऑन द सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन को आपको रीड मानना है, इसका बैकबोन है इस क्वेश्चन की। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस कितना है इसका, मान लो 100 था सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं माना, क्वेश्चन सेलिंग प्राइस बोला है, भाई लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। तो अगर ये बताओ 10% का लॉस रहा है, तो अगर इस पर 10% का लॉस रहा है तो 100 का 10% होता कितना है 10। तो भाई सीपी रहा होगा ना आपका, सीपी 110 रहा होगा, जब तो क्या रहा है इसका 10% लॉस रहा है, सीपी कितना रहा होगा 110। तो अब मुझे बताइए कितने का वो हुआ, भाई 10 रुपए का लॉस हुआ। कहां से हुआ लॉस, कॉस्ट प्राइस से पूछा उसने, कहा है लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 110 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, हो जाएगा 100/11। इसे मिनिमाइज करेंगे तो 11 सही 1/9 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ध्वनि 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज बिजली के चमकने की 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे की आंखें चमक जाती हैं। भाई आंखें नहीं चमकानी आपको, बिजली ही तो चमकी है, कौन सी बड़ी बात है। देखो वो कह रहा है सिंपल सी बात है ध्वनि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको बताइए कि निर्वात में, वैक्यूम में अगर बात करते हैं, निर्वात में साउंड की स्पीड क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप बताइए मुझे, कि निर्वात में कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। भाई स्पीड क्या है साउंड की, ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल है वो क्या है आपकी 330 मीटर प्रति सेकंड, और वो कह रहा है कि 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, मतलब 10 सेकंड तक आवाज चलती है, 10 सेकंड तक आवाज चलती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपको पता है सबको, ये क्या लगा दिया सर, भाई दूरी बराबर होती है 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो आपकी ये कितनी है 4, 330, टाइम कितना है 10 सेकंड, जो आपकी डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा 3300 मीटर। अब इसको पूछा है, आंसर पूछा है किलोमीटर में आपको, तो केवल कुछ भी नहीं करना आपको 330 में 3300 में आप 1000 का भाग लगा देंगे। सर ये क्या कर दिया आपने, 1000 का भाग क्यों लगा दिया, ये किलोमीटर में आंसर होगा। भैया मैंने आपको बता रखा है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर यह मीटर से किलोमीटर में करना है तो डिवाइड करना होगा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8%
पर साधारण ब्याज आर होगा। देखो आर ही आर दे रखा है इसमें तो सर, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको इत्मीनान से आप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको अगर आप मेहनत करेंगे। कहते हैं ना, सिंपल सी बात है कि आप मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। देखिए अब क्वेश्चन है एस आई बराबर आपने पढ़ रखा है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सबने पढ़ रखा है। भाई ब्याज क्या दे रखी है, भाई आर दे रखी है केवल। आपको रेट क्या दे रखी है, ये दे रखी है। प्रिंसिपल तो आपको निकालना है ना, रेट आर ही दे रखी है। टाइम जो है आपका 2 वर्ष दे रखा है आपका, ये सब लगा दिया मैंने। एसआई आपकी आर थी, रेट आपकी आर थी, आर से आर कट जाएगी, इससे कटेगा 50 बार, तो प्रिंसिपल जो आएगा वो आपका 50 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है। इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं, आंखें भौचक्का रह जाती हैं, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तुक्के से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, पहले मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन है क्या। भाई ये कह रहा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 47 हो, तो p प्लस 1 अपॉन p का मान क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसका कुछ भी आंसर ऐसे लगा जाते हैं। भाई आपको यहाँ तुक्का नहीं लगाना, अगर मैं जो पेपर तक जो प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं, केवल आप उन प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगी। मैं वादा करता हूं आपके मैथ के पेपर में जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब मेरे ही इधर से आएंगे। आप देखिए, क्योंकि या इसी पर आधारित आएंगे, ये नहीं कहूंगा एज इट इज आएंगे, लेकिन हाँ इनके आधारित आएंगे इन पर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ये कह रहा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 47। अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो यहां लिखेंगे बोथ साइड एडेड बाई 2, दोनों ओर 2 जोड़ने पर। तो अगर दोनों ओर 2 जोड़ दूंगा तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 47 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अब p प्लस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर इसे खोलते हैं तो क्या हो जाता, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 1 अपॉन पी, पी से p कट जाता है, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, p प्लस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर होगा। तो समझ आया होगा, ये हो जाएगा 49। अब 49 को क्या करूंगा, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन पी की वैल्यू आएगी रूट 49 आएगी, तो ये आंसर 7 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखो सिंपल सा तरीका है। एक और, अगर ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर आपकी 15 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मैं इसकी एक ट्रिक सिखाता हूं आपको। एक तो स्क्वायर करके तो हो ही जाएगा नॉर्मल, आपको अगर इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो इसको मान लो p और p स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। केवल 225 में से आप 2 घटा दो, 223 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं ये ट्रिक यहां समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कि यहाँ पे इसका 15 का स्क्वायर करना है और आपको 2 घटा देना है, जो आपका 225 में 2 घटा होगा वो आपका आंसर होगा। तो आज के ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। सिंपल सी बात है, आप मेहनत करते रहिए। मैं आपके लिए डेली की डेली क्लास डालूंगा और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यहाँ पे जो क्लास चल रही है वहां पे आपके लिए, आपको जो आपकी मूल विधि से जुड़े हुए जितने भी आपके कानून है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको क्लास में यहाँ पे एक अलग चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, किसी ने कहा है मायूस मत हो जिंदगी से, मायूस मत हो जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत हो जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं आपको एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।